इस गांव का नाम सारंगपुर है। किसी जमाने में ये गांव बहुत समृद्ध और संपन्न हुआ करता था। पता नहीं क्या हुआ, ये गांव बहुत समय से खंडहर में बदल गया। अब इस सारंगपुर में कोई नहीं है, सिर्फ एक भूत के सिवा। सारंगपुर से ठीक 2 मील आगे जाने पर एक रास्ता दिखाई देता है। वो भूतों का रास्ता है। उस भूतिया मार्ग से 2 मील की दूरी पर महुआ नाम का गांव है। घने पहाड़ियों से घिरा महुआ गांव में आने जाने का सिर्फ वही एक भूतिया मार्ग है। भले ही दिन में सब कुछ ठीक ठाक हो, लेकिन रात में उस भूतिया रास्ते से जाना खतरनाक है, क्योंकि वह भूतिया रास्ता सैकड़ों भूतों का आवास है। अगर कोई अंधेरा होने के बाद उस भूतिया रास्ते से जाता है तो उसकी मौत तय है। वहां ग्राम प्रधान शंभूनाथ के घर पर चहल पहल है। गांव के सभी लोग शंभूनाथ के घर आ रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। ग्राम प्रधान जी, आप अपनी पोती का जन्मदिन इतनी धूमधाम से मना रहे हैं, तो शादी और कितनी धूमधाम से करोगे? सब लोगों के शाबाशियां सुनकर भी शंभूनाथ खुश नहीं है, चेहरा उदास है। यह देखकर उसका बेटा राजेश आकर, क्या हुआ पिताजी, आप चिंतित लग रहे हैं? पल्लवी की शादी करनी होगी। हमारे गांव के रीति रिवाज के अनुसार पल्लवी को अकेले सारंगपुर कब्रिस्तान में भेजना होगा। ऐसा सोचने मात्र से दुख और भय से मेरे पैर कांप रहे हैं। डरिए मत पिताजी, हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम अपने पूर्वजों द्वारा तय की गई इस प्रथा को ना माने। लड़कियों के पिताओं को इस दुख से गुजरना पड़ता है, लेकिन पल्लवी की शादी में अभी काफी वक्त है। मेरी पोती पल्लवी को उस भगवान को ही बचाना होगा। इसी तरह दिन बीत रहे हैं। एक दिन कोई चोर गहनों की पोटली लेकर भागते हुए अनजाने में उसी रास्ते की ओर आ जाता है। किस तरफ जाना है, सारंगपुर या महुआ? इस सारंगपुर बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है। चेतावनी, शिथिल अवस्था वाले इस गांव में प्रवेश करना खतरनाक है। भूतों के हाथों मरेंगे, सावधान। बाप रे, भूत, इस झंझट में क्यों पड़ना, इस महुआ गांव में जाकर छुप जाता हूं। ऐसा कहकर उसने भूतों के रास्ते में कदम रखा। अंधेरा हो रहा था। वो अकेले भयभीत होकर चल रहा था। सुनसान रास्ता, दूर दूर तक जानवरों की आवाजों के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। कदम कदम पर थैले में सोने के सिक्कों की झंझनाहट सुनाई दे रही थी। प्रिय, ओ प्रिय, जरा पीछे मुड़कर देखो तो। पीछे से भूत के आने की जानकारी ना थी। वो चल रहा था। अचानक एक के बाद एक वो गरीब मूर्तियां सामने प्रकट हो रही थी और उन्हें देखकर डर से कांप रहा था। प्रिया, प्रिया, ओ प्रिया, जरा पीछे ఒక్కసారి నన్ను చూడవు? प्रिया, ओ प्रिया, जरा पीछे ఒక్కసారి నన్ను చూడవు? इतने में और एक भूत प्रत्यक्ष हुआ। एक टांग वाले भूत को देखते ही वे दोनों भूत गायब हो गए। बबरू का बूम फट, बबरू का हम फट। बस इतना कहते ही लकड़ी का पैर फैलते हुए आया और चोर के मुंह में घुस गया। मेरे रहते उस गांव के अंदर प्रवेश करने की हिम्मत असंभव। उस गांव में सबकी जानें मेरी है। अगले दिन महुआ गांव के सभी उन भूतों के रास्ते में पेड़ के पास पहुंचे। मृत्यु चोर को नीचे उतारा। पता नहीं ये कौन बेचारा है जो यहां आकर मर गया।
हमने गांव के बाहर के लोगों के लिए ही तो भूतिया रास्ते के शुरुआत पर एक बोर्ड भी लगाया है। लगता है उसने नहीं देखा। बेहतर यही होगा कि हम में से 2 लोग जाकर देखें कि बोर्ड है या नहीं। मैं जाकर ये बात पिताजी को बताता हूँ। ऐसा कहकर उस मृत व्यक्ति को गांव में लेकर गए। शमशान में उसका अंतिम संस्कार करवाया। जो कुछ हुआ पिता को सब बताया। जो लोग बोर्ड देखने गए थे उन्होंने देखा कि बोर्ड नीचे पड़ा हुआ है। इसे फिर से लगाकर, खतरा, ये रास्ता भूतों का रास्ता है। अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर मत जाइए, मरोगे। बेचारा अगर इसने देखा होता तो इस तरह मरता नहीं। उसका इन भूतों के रास्ते में मरना लिखा है, नहीं तो कभी नहीं गिरने वाला इस बोर्ड को कल ही गिरना था। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। वो दोनों गांव में आकर ग्राम प्रधान को बोर्ड गिराने की बात बताकर वहां से चले गए। कई साल बाद एक अमावस्या के दिन संध्या नाम की लड़की हाथ में मिट्टी का घड़ा लिए हुए ग्राम प्रधान के पास आकर, साहब, मेरे घर वालों ने मेरी शादी के लिए दूल्हा देखा है। मेरे दादाजी की कब्र पर जाकर मंजूरी का कलश भरकर समाधि की मिट्टी लाना है। गांव के मुखिया होने के नाते पिताजी ने आपकी अनुमति लेने के लिए मुझे भेजा है। ना चाहते हुए भी मैं तुम्हें अनुमति दे रहा हूँ। जाओ बेटी, सावधान रहना। संध्या, पीछे मुड़कर देखे बिना ही वापस आना। तुम्हारे पैरों के निशान ही नहीं बल्कि तुम्हारे पसीने का एक बूंद भी उस मिट्टी पर नहीं गिरना चाहिए। भरी दोपहरी कुंवारी लड़की हाथ में मंजूरी कलश लिए हुए कमर में ताड़ की डाली बांधकर भूतों के रास्ते में जा रही थी। ये देखकर, अरे नंदू, ये क्या अजीब है, हाथ में मिट्टी का घड़ा, कमर पर ताड़ की डाली। तुमने कहा था कि भूतों के रास्ते में अकेले जाना खतरनाक है। अंधेरा होने पर ही भूतों का रास्ता खतरनाक होता है केशव। वह हमारे पूर्वजों के गांव की लड़की है। हम सबका मूल गांव सारंगपुर जा रही है वह लड़की। तुम महुआ गांव में नए नए आए हो ना, इसलिए ये सब बातें नहीं जानते। सारंगपुर, ये गांव शिथिल अवस्था में है। तुमने कहा था उस गांव में कोई नहीं रहता, लेकिन उसने अपनी कमर में ताड़ की डाली क्यों बांधी? जब वो चलती है तो मिट्टी पर उसके पैरों के निशानों को ताड़ की डाली मिटा देती है। उस सारंगपुर में कोई नहीं रहता, एक टांग वाले भूत के सिवा। एक टांग वाला भूत? मैं बेवजह तुम्हारे गांव आया, कल ही चले जाऊंगा। भूतों का रास्ता पार कर वो कुंवारी लड़की सारंगपुर में कदम रखी। सारंगपुर में भरी दोपहरी में भी अंधेरा है। टूटे पेड़ों के ऊपर गिद्ध भयंकर रूप से चिल्ला रहे हैं। उस लड़की को अपने पिता की बताई हुई सारी बातें याद आ रही थी। जैसे ही तुम सारंगपुर में कदम रखोगी, तुम्हें एक बहुत बड़ा घर दिखाई देगा जिस पर रंगा कुटीर लिखा हुआ रहेगा। उस घर के उत्तर की ओर चलने पर कब्रिस्तान आएगा। 8वीं पंक्ति में 13वां मकबरा तुम्हारे दादाजी का है, उस पर महेंद्र प्रभु लिखा हुआ है। अपने पिता के बताए हुए दिशा में जाकर डरते हुए दादाजी की कब्र ढूंढकर उस मकबरा में से मिट्टी मंजूरी कलश में भरकर वापस लौटी। जब उसने अपने दादा की समाधि देखी, उसकी आंखों में आंसू आ गए और समाधि पर गिरे। इसी बीच कहीं से एक डरावना భయంకరమైన నవ్వు वो बिना पीछे मुड़े चल रही थी। उसके पीछे कोई काना फूसी जैसे उसके कानों में मंत्र फुसफुसाता रहा। फिर भी वह बिना डरे जल्दी जल्दी चलते हुए गांव में आ गई। शुक्र है आ गई बेटी। उस रास्ते में कहीं तुम्हारे पैरों के निशान तो नहीं पड़े? नहीं पिताजी। उनके पूर्वजों के रीति के अनुसार लड़के से लड़की के द्वारा लाई गई मजूरी कलश की मिट्टी में तुलसी के बीज डलवाए जाते हैं और उसमें लड़की से पानी डलवाकर गांव के बीचों बीच स्थित बरगद के पेड़ की डाली से बांधते हैं। केशव सब कुछ देख रहा था। ये क्या सूरज, वो कलश क्या है? पेड़ से क्यों बांध रहे हैं? वो मंजूरी कलश है। सारंगपुर के लोगों के गांव के रिवाज के अनुसार जब एक लड़की और लड़के की शादी करने की सोचते हैं, लड़की को अकेले ही अपने मरे हुए पूर्वजों की समाधि पर जाकर समाधि की मिट्टी घड़े में भरकर लाना होगा।
लड़के के हाथ उस घड़े में तुलसी के बीज बोए जाते हैं। लड़की पानी डालकर बरगद के पेड़ से बांधने पर 21 दिन में उसमें तुलसी के पौधे उगाने चाहिए। तभी वे मानते हैं कि उनकी शादी के लिए पूर्वजों की स्वीकृति मिली है। बहुत अजीब है ये रिवाज। क्या ये लोग तुम्हारे गांव के नहीं हैं? नहीं, 25 साल पहले वे सब हमारे गांव सारंगपुर प्रवासी बनकर चले आए हैं। तुम्हारे इस मनहूस गांव को नमस्कार रे बाबा। मैं कल ही अपने गांव चले जाऊंगा। अगले दिन अचानक संध्या के नाक से खून निकला और वो गिर पड़ी। वैद्य को भी कुछ समझ नहीं आया। बगल गांव से एक तांत्रिक आकर देखा और माथे पर नींबू रखकर कुछ मंत्र पढ़ा। किसी ने उस पर जादू टोना किया है। इसकी आंसुओं की बूंदों से जादू टोना किया है। इसका बचना मुश्किल है। अगर इसे बचाना है तो जादू टोना करने वाले को मारना होगा। जिसने ये जादू टोना किया है वो 10 साल पहले ही मर गया। असंभव। क्या मरे हुए आदमी ने जादू टोना किया? आखिर कौन है वो? नागेंद्र, जो सारंगपुर में रहता है, एक टांग वाला भूत। संध्या के पिता ने ग्राम प्रधान को जो हुआ सब कुछ बताया। साहब, क्या उसने आंसुओं से जादू टोना किया? उसे हमारे गांव के प्रति इतना द्वेष क्यों है? ऐसे कितने लोगों को मरना है? इसका समाधान क्या है? केशव ने महुआ में अजीबो गरीब रिवाजों के बारे में, भूत के जादू टोना के बारे में सब कुछ बूढ़ी काकी को बताया। काकी, महुआ गांव के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। कृपया उन्हें बचाइए काकी। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। इस तरह केशव के कहने पर मंत्र जानने वाली बूढ़ी काकी महुआ के लिए रवाना हुई। अंधेरा होने से पहले भूतों के रास्ते पर पहुंचकर बोर्ड पर जो लिखा है उसे पढ़कर, खतरा, ये रास्ता भूतों का रास्ता है। अंधेरा होने के बाद इस रास्ते पर मत आओ, मरोगे। क्या इस मंत्र विद्या जानने वाले काकी को मारने वाला भूत? ऐसा कहते हुए अंधेरे में भूतों के रास्ते में अकेली जा रही थी। पीछे एक एक करके भूत चल रहे थे। तुम पीछे मुड़कर देखो ఒక్కసారి నన్ను तुम अब भी చూడవు इसी रास्ते पर घूम रही हो, छमक छल्लो। इसी बीच एक टांग वाला भूत के वहां आते ही बाकी भूत गायब हो गए। बबरू का बूम फट, बबरू का हम फट। रात के समय भूतों के रास्ते को पार कर एक बूढ़ी को आते देख गांव के सभी हैरान रह गए। केशव ने आपके गांव वालों की कठिनाइयों के बारे में मुझे बताया। मैं आप लोगों की रक्षा करूंगी। काकी को देखकर सभी को बहुत हिम्मत मिली। काकी, तुम भूतों का रास्ता पार कर रात को हमारे गांव में आई हो, मतलब तुम साधारण नहीं हो। मैं बेताल सिद्धि प्राप्त तांत्रिक हूँ, मंत्र विद्या जानने वाली बूढ़ी काकी हूँ। क्या हुआ मुझे बताओ। 30 साल पहले महुआ बहुत छोटा सा गांव था काकी। हमारा गांव सारंगपुर है। हमारे गांव का नाम मेरे परदादा सोरा, हमारे गांव का नाम मेरे परदादा सौकार रंगी जी के नाम पर पड़ा। हमारा जमींदार परिवार है। 8 पीढ़ियों से हम इंद्र भवन जैसे उसी घर में रह रहे हैं। मेरे पिता गांव के मुखिया थे। मेरे छोटे भाई नागेंद्र की शादी देविका से हुई। कुछ दिनों बाद पिताजी बीमार होकर बिस्तर पकड़ लिए। बड़ा बेटा होने के नाते पिताजी के बाद मुझे ही गांव का मुखिया मानकर पिताजी हर काम मुझे ही बताते थे। गांव के मंदिर में पहली पूजा मैं और मेरी पत्नी करते थे। यह सब मेरे भाई की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नी की बातों में आकर मेरे भाई ने मेरी अनुपस्थिति में नकली जायदाद के दस्तावेज बनवाए। मेरे पिता ने अपनी पूरी जायदाद अपने छोटे बेटे के नाम कर दी। ऐसा उसने नकली दस्तावेज बनवाए थे। मेरे पिता के मरने के बाद उसने मुझे नकली दस्तावेज दिखाकर मुझे गांव छोड़ने के लिए कहा। भाई, कृपया मुझे इस गांव से मत निकालो। मैं इसी गांव में कहीं भी झोपड़ी बनाकर रह लूंगा। अगर इस गांव में तुम झोपड़ी में भी रहोगे तब भी सभी तुम्हारा ही सम्मान करेंगे।
पिताजी ने लिखा है कि इस गांव में तुम्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ये क्या? गांव में आने से रोकने का अधिकार स्वर्गवासी ग्राम प्रधान को है क्या? हाँ, उन्होंने अपनी वसीयत में ऐसा क्यों लिखा? मरने से पहले क्या वे पागल हो गए थे? हर कोई मेरे पिता के बारे में गलत बोलना मैं सहन नहीं कर पाया और मैं गांव छोड़कर जाने के लिए राजी हो गया। भैया, तुम अब से मेरे गांव के सरहद पर भी कदम नहीं रख सकते। मैं भी तुम जिस गांव में रहोगे उसके सरहद पर कदम नहीं रखूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे गांव में कदम नहीं रखूंगा, कसम से। इस तरह मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस गांव में आ गया। ये तो सारंगपुर के लोगों का प्यार है जो एक एक करके मेरे लिए इस महुआ गांव में प्रवासी बनकर आ गए। महुआ कुछ सालों के बाद एक बड़ा गांव बन गया। सारंगपुर में अब केवल मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी रहते हैं। मेरे भाई ने ये सोचकर कि मेरी वजह से जायदाद होने पर भी कोई सुख संतोष का सम्मान नहीं और मेरे लिए ही सारंगपुर के लोग उस गांव को छोड़कर महुआ आए थे। इसलिए सबसे बदला लेने के लिए उसने एक बूढ़े दादा को अमोद नामक पहाड़ी से लेकर आया। दादा, हमें इस गांव के लोगों को एक एक करके मार देना है। ये देखकर मेरे बड़े भाई को फूट फूट कर रोते हुए देखना चाहता हूँ। तब से मेरे गांव के लोगों के बाल, पैरों के नाखून, कपड़े, पैरों के निशान की मिट्टी बूढ़ा दादा रहस्य से महुआ गांव आकर इकट्ठा कर क्षुद्र पूजा में प्रयोग करता था। वही जादू टोना है। इस वजह से गांव वाले अचानक संदिग्ध रूप से मारे जाते थे। 21 दिन तक नरक जैसी पीड़ा सहन कर मरते थे। कुछ समय बाद, नागेंद्र, अब मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ। मेरी ताकत कमजोर हो गई है। मैं तुम्हें काला जादू करना सिखाऊंगा। सीखो और अपना बदला लो। इस तरह उस टोना दादा की क्षुद्र विद्या सीखकर आधी रात को नागेंद्र को नग्न पूजा करते देख उसकी पत्नी ने समझाया, आप दिन ब दिन शैतान की तरह बन रहे हैं। मेरी मति मारी गई थी कि उस दिन मैंने आपको जायदाद हड़पने की सलाह दी, इसलिए भगवान ने हमें औलाद के सुख से वंचित रखा। जायदाद को भोगने के लिए हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। छोड़ दीजिए इन क्षुद्र पूजाओं को। अपने बड़े भाई से क्षमा मांग लीजिए, उन्हें बुला लीजिए। जो जादू टोना सीखता है वो पीछे नहीं हट सकता है बेटी। काले जादू की भूख बड़ी है। हाँ, भूख भूख। जब तक मैं महुआ गांव के सारे लोगों को मार ना डालूं तब तक मेरी भूख नहीं मिटेगी। कुछ दिनों बाद दादा मर गया। अगर काला जादू करना है तो महुआ गांव के लोगों के बाल, नाखून, कपड़े आदि चाहिए। उस गांव में कदम ना रखने की कसम की वजह से वो गांव में नहीं जा सकता था। तुम जिस गांव में रहोगे मैं उस गांव के सरहद में कदम नहीं रखूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हारे गांव में कदम नहीं रखूंगा, कसम से। देविका, तुम जाकर उस गांव के लोगों को देविका तुम जाकर उस गांव के उन लोगों की चीजें लेकर आओ, वरना ये जादू टोना मुझे ही खा जाएगा। देविका हमारे गांव में आई और मुझे सब कुछ बताया। मुझे क्षमा कीजिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। जायदाद के वो दस्तावेज नकली हैं। आप अभी हमारे गांव चलिए। नहीं माँ, अब यही मेरा गांव है। मुझ पर विश्वास रखने वाले यहाँ बहुत लोग हैं और मैंने उस गांव में कदम ना रखने की कसम खाई है। इस तरह हमें देविका से नागेंद्र के करतूतों के बारे में पता चला। उसके कुछ दिनों के बाद देवकी ने बिस्तर पकड़ लिया। 21 दिनों के बाद वह मर गई। कहते हैं नागेंद्र की मौत भी हो गई, लेकिन हमारे सरंगापुर के लोगों का एक रिवाज है काकी, अगर लड़की की शादी करनी है तो बाप जिंदा है तो दादा, दादा जीवित है तो परदादा, परदादा की कब्र की मिट्टी अकेले ही दुल्हन को मंजूरी कलश में भरकर अमावस्या की दोपहर के दिन कब्रिस्तान से लाना होता है। इस तरह लाए गए कलश में लड़के के हाथ उस घड़ी में तुलसी के बीज बोकर पानी डलवाया जाता है। 21 दिन में उसमें तुलसी के पौधे उगने चाहिए। ओहो, वो इतना बड़ा तोप है तो ठीक है। शादी के लिए तैयार कोई कुंवारी लड़की है क्या? इस तरह शंभुनाथ की पोती पल्लवी को अमावस्या के दिन दोपहर को भूतों के रास्ते में भेजा गया। इस ताबीज को अपने हाथ पर बांध लो, कुछ नहीं होगा। नागेंद्र के घर के सामने कोई पौधा उठा लाओ, मैं उसे आमंत्रित कर उसे यहाँ बुलवाऊंगी। सावधान, तुम्हारी कोई चीज उसे नहीं मिलनी चाहिए। पल्लवी चलकर गई।
और अपने परदादा की कब्र से मंजूरी कलश में मिट्टी भरकर वापस लौटते समय कहीं से एक कौवा उसके सिर पर लगा फूल ले गया। नीचे गिरे उस फूल पर पल्लवी के कुछ बाल थे। पल्लवी को इसकी जानकारी नहीं थी। घर आकर जीजाजी के साथ बीज बोकर उस कलश को पेड़ से बांध दिया। काकी ने जो पौधा लाने को कहा था वह उन्हें देकर चली गई। पल्लवी के द्वारा लाया गया उस पौधे को बेताल रंगोली के बीच रखकर उसका आह्वान किया, लेकिन काकी उस एक टांग वाले भूत को नहीं बुला सकी। ये जो कोई भी है बड़ा शक्तिशाली है, बेताल तांत्रिक के वश में भी नहीं आ रहा है। मैं इसका अंत देखूंगी। अगले दिन पल्लवी की नाक से खून बहा और उसने बिस्तर पकड़ लिया। ये जानकर काकी, ओह, इसने तो कहा कि गांव में कदम नहीं रखूंगा, तो ठीक है, सरहद पार कर मैं आ रही हूँ। भूतों के रास्ते के बीच बेताल तंत्र के साथ रंगोली बनाकर उसमें कपाल यज्ञ करते हुए नागेंद्र को बुलाती है। नागेंद्र भूत बनकर आया। मेरे हाथों में तुम्हारी मौत लिखी है बूढ़ी। ये असंभव है। आखिर तुम्हारा गुस्सा किस पर है? क्या करने पर तुम्हारा गुस्सा शांत होगा? मेरे बड़े भाई के अच्छे स्वभाव के कारण मुझे सभी छोड़कर चले गए, इसलिए मैं बदला लेना चाहता हूँ। मैं पूरे गांव से बदला लेना चाहता हूँ। जब मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई, घर में मौजूद उसके कपड़े से उस पर जादू टोना कर उसे मार डाला। जब मुझे कोई और नहीं मिला तो मैंने खुद अपने पैरों पर जादू टोना कर लिया। पैर को काट कर समाधि कर दिया। लकड़ी के पैर से पूरे गांव में घूमता था। पूरे गांव में अकेला नहीं रह सका। शमशान में जाकर एक पेड़ से फांसी लगाकर मरकर भूत बनकर अंधेरा होते ही भूतों के रास्ते में घूमते हुए महुआ गांव में अंदर आने जाने वाले लोगों को मार रहा हूं। मैं दिन में नहीं आ सकता, इसलिए जो भी मेरे गांव में आता है उसके पच्चीनों के मिट्टी, आंसू, बालों, कपड़े जो भी मिलता है उसमें जादू टोना करके आनंद ले रहा हूं। ठीक है पल्लवी, तुम्हारी भी तो पोती है ना, इस वक्त मौत से जूझ रही है। तुम अपना जादू टोना को वापस ले लो। अगर वो मेरी पोती है तो क्या? मैं उस शंभुनाथ से बदला लेना चाहता हूँ। उसे मरना होगा। ओह, तो तुम नहीं जानते? पोती के जादू टोने के बारे में सुनकर कल ही शंभुनाथ की मौत हो गई है। मुझे विश्वास नहीं। सुन उसके जनाजे के ढोल। शंभुनाथ की आखिरी इच्छा थी कि उसे सारंगपुर गांव में दफना दिया जाए, तो उनकी पूर्वजों का गांव है। ने तो कसम खाई थी न जीवित रहते हुए उस गांव में कदम नहीं रखेगा, इसलिए मरने के बाद उस गांव में दफनाने के लिए कहा। तुम्हारे जादू टोने के डर से कोई भी मृत शरीर को सारंगपुर में लाने को तैयार नहीं है। मैंने अपने 4 शिष्यों को इस काम के लिए बुलाया है। वो लोग कपाल सिद्ध प्राप्त लोग हैं। उनके पैरों पर कपाल कंगन बंधे हैं। तुम उन्हें कुछ नहीं कर सकोगे। सरंगापुर कब्रिस्तान में एक पैर वाले भूत के सामने ही उन चारों ने शंभुनाथ को दफना दिया। एक टांग वाला भूत जिसने ये सब कुछ देखा खुश होकर बोला, मर गया, मर गया, मेरा बदला पूरा हुआ। इस तरह कहते ही बूढ़ी काकी ने अपने जादू की छड़ी से भूत के पैर पर वार किया। वो नीचे गिर गया। तुरंत उस पर जलता हुआ कपूर डालकर अभिमंत्रित जल छिड़का। उन मंत्रों के उच्चारण से एक टांग वाला भूत वहीं भस्म हो गया, जैसे कि पहले ही बूढ़ी काकी ने कहा था। जब पल्लवी मंजूरी कलश लेकर मिट्टी खोदने गई, कब्र में एक ताबूत रख दिया गया। मृत होने का नाटक करने वाले शंभुनाथ को कब्र में रखते ही नीचे ताबूत में घुस गया।
फिर उन्होंने उसे मिट्टी से ढक दिया। एक टांग वाले भूत के भस्म होते ही शंभुनाथ को बाहर निकाला गया। जादू टोना करने वाले के मरने के बाद पल्लवी ठीक हो गई। 21 दिन बाद मंजूरी कलश में अंकुर आए। सभी ने खुशी खुशी पल्लवी की शादी उसके जीजा के साथ करने का निश्चय किया। अपने गांव को वापस लौट रही बूढ़ी काकी को, आपने हम लोगों को मुक्ति दिलाई, हम आपके ऋणी रहेंगे। आपके दोनों गांव सुरक्षित, लेकिन रात में भूतों के रास्ते में हमेशा खतरा रहेगा। मैंने जीवित रहते उस गांव में कभी कदम ना रखने की कसम खाई थी काकी, लेकिन मुझे अपनी पोती के लिए अपना वचन तोड़ना पड़ा। तुमने कहाँ कदम रखा? 4 लोग तुम्हें उठा कर ले गए, लेकिन उसकी पत्नी ने ही तो कहा कि उसने नकली जायदाद के दस्तावेज बनाए। तुम्हारे पिता ने तो तुम्हें उस गांव में कदम न रखने के लिए नहीं कहा था। हाँ, ये तो सच है काकी। ठीक है, सब लोग सावधान रहें, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर काकी अकेले ही अंधेरे में रास्ते में चल पड़ी। प्रिया, ओ प्रिया, जरा पीछे ఒక్కసారి నన్ను చూడవు? लो, आ गई चमक छल्लो।